तुम माँ के साथ ही रहो। ये कहानी शुरू होती है जूही के घर से, जहाँ अंकित के साथ सगाई के बाद उसके घर पर सभी शादी की तैयारियों में लगे हुए थे। मम्मी, मेरा ब्लाउज ही बनकर नहीं आया, शादी में क्या पहनूंगी? हे भगवान, यहाँ पूरा जीवन खराब हो सकता है और इस लड़की को ब्लाउज की सोच रही है। मुश्किल से एक दिन तुझे इस लहंगे को पहनना है और तू बावली हुई जा रही है। सोच, इस रिश्ते को तुझे जीवन भर निभाना है, उसका क्या क्या सोचे उस बारे में? तूने बात की क्या अंकित से? ओह शिट मम्मी, मैं तो भूल ही गई। पर मैं क्या बोलूँ अंकित को? अच्छा रुको ज़रा, मुझे सोचने दो। मैं आज रात को अंकित को घर पर ही बुला लेती हूँ। और अपना फ़ोन उठाकर जूही अंकित को कॉल लगाती है। बेबी। अरे क्या हुआ बाबू, तुम इस तरह से टसक क्यों रही हो? एक साथ बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई हैं। शादी की तैयारियां करनी है, कुछ मैच नहीं हो रहा, ऊपर से मेरी फ्रेंड्स, पता है वो क्या कह रही थी? छोड़ो, मैं फ़ोन पर नहीं बता पाऊंगी। मुझे मेरा अंकित मेरे सामने चाहिए। रात को तुम मेरे घर आ रहे हो बस। हाँ। अरे क्या हो गया बच्चा? ठीक है आ जाऊंगा, तुम रोना तो बंद करो, बोलो तो अभी आ जाता हूँ। और जूही की रोती हुई आवाज़ सुनकर फौरन अंकित महाशय उसके घर पहुंच जाते हैं। मम्मी जी कहाँ है जूही? वो इस तरह से रो क्यों रही थी? अरे किस्मत ही ऐसी है, क्या करेगी बेटा, वो रोएगी ही ना। हमारे ये संस्कार भी नहीं कि किसी के साथ रिश्ते में आगे बढ़ने के बाद हम पीछे हट सके। मैं भी तुम दोनों के बीच में क्यों बोल रही हूँ, अब पता नहीं। तुम कमरे में जाओ, वो वहीं है। अंकित को कुछ समझ में नहीं आता। वो कमरे में जाता है जहाँ जूही रोए जा रही थी। अरे कुछ गलती हो गई क्या मुझसे बेबी? जूही बोलो ना, मैं सब ठीक कर दूंगा। कैसे? प्रिया की सगाई होते ही वरुण का ट्रांसफर बड़ी कंपनी में हो गया, जबकि वो लड़का इतना गया गुजरा है, तो भी सभी के सामने प्रिया उसकी लेडी लक प्रूव हो गई। और दूसरी तरफ तुम हो जो इतने तेज हो, पर मेरे आने के बाद भी तुम्हारे साथ कुछ अच्छा नहीं हुआ। तुम्हारी जॉब ना तो बड़े शहर में लग रही है, लोग क्या सोचेंगे मेरे बारे में? मैं तुम्हारे लिए सही नहीं हूँ अंकित। अरे क्या तुम बिना इतनी सी बात पर इतना ज़्यादा अपसेट हो रही थी बीबी? अरे मैं तुम्हारा क्या करूं बच्चे, तुम जानती हो ना मैं खुद इस शहर को छोड़कर नहीं जाना चाहता। ऑब्वियसली बड़ी बड़ी अपॉर्चुनिटी है मेरे पास, पर मैं घर पर रहना चाहता हूँ माँ के पास, तो इसमें तुम्हारी क्या गलती? बीच में बोलने का हक मेरा है तो नहीं बेटा, क्योंकि कितना भी तुम मुझे मम्मी मम्मी बोल लो, रहूँगी तो मैं तुम्हारी सास ही। पर तू ना हमेशा मेरे लिए बेटा है और बेटा ही रहेगा। बेटे से बढ़कर क्या है? एक बार गलती पर मैं जूही को डांट सकती हूँ, पर तुझे नहीं। जिस हिसाब से ज़माना बदल रहा है, खर्चे बढ़ रहे हैं, इस शहर में तुम्हारा जो पैकेज है ना, वो आगे चलकर तुम्हारी मदद नहीं कर पाएगा। धीरे धीरे तेरे पापा मम्मी की भी उम्र बढ़ेगी, वो बूढ़े होंगे, तब क्या करोगे? देख रहे हो महंगाई किस हिसाब से बढ़ रही है। इस शहर में तो मेडिकल की भी इतनी फैसिलिटी नहीं। अगर तुम किसी और बड़े शहर में रहोगे तो वहाँ तुम अपने पेरेंट्स को और हेल्दी लाइफ दे पाओगे। आखिर में माँ बाप बच्चों को बड़ा क्यों करते हैं? ताकि उनका बुढ़ापा अच्छा गुजर सकता है। और फिर शहर बड़ा होगा, अच्छी कमाई होगी, तो तुम अपने बच्चों का फ्यूचर भी तो सिक्योर कर पाओगे। फिर तो फाइनल रहा, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटी में तुम्हारी जॉब अप्लाई कर देती हूँ। तुम जॉब के लिए अप्लाई कर दो, पर जब तक मैं मम्मी से इस बारे में बात नहीं करूँगा मैं अपने शहर को नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर अंकित अपने घर चला जाता है। ये तो अपनी माँ का दुम निकला। अब अगर इसकी माँ ने ना अनुकुर कर दी तो बना बनाया प्लान खराब हो जाएगा, पर मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। और उषा ममता को कॉल लगाती है और उनसे बात करती है। एक बात पूछना चाहती हूँ मैं ममता जी, आज तक आपने अपने बेटे को शहर से बाहर क्यों नहीं भेजा? अरे मैंने कभी उस पर बंदिश नहीं लगाई उषा जी, पर मेरा बेटा मुझे छोड़कर बाहर ही नहीं जाना चाहता, तो मैं क्या करूं? वही तो बात है ना, बच्चे तो माँ बाप से दूर जाना ही नहीं चाहते ममता जी। जूही भी थोड़ी ना चाहती है मुझसे दूर जाना। मेरा तो उसके अलावा कोई भी नहीं है, पर क्या मैं इस प्यार के मोह में उसे अपने पास बिठा कर रखूं? ये तो गलत होगा ना। बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना भी तो हमारी ही जिम्मेदारी है।
मैं कुछ समझी नहीं उषा जी। इस छोटे से शहर में हमारा अंकित 80,000 रुपये कमा रहा है, जबकि उसकी क्वालिफिकेशन इतनी है कि बड़े शहर में उसे आराम से 4 लाख रुपए महीने के मिल जाएंगे। पर आपका चेहरा देखकर वो इस घर को छोड़ नहीं पा रहा। तो कम से कम आपको तो स्ट्रांग स्टेप उठाना चाहिए उसके भविष्य के लिए। आज से 10 साल बाद जब अपनी ही उम्र के लड़कों को खुद से आगे देखेगा अंकित, तो उसे अफसोस होगा कि क्यों उस वक्त उसने घर नहीं छोड़ा। ये आज का प्यार कल उसके लिए दुख का कारण बन जाएगा। इस मोह को छोड़ दीजिए ममता जी। अरे नहीं नहीं समदन जी, मैं अपने बेटे का भविष्य बर्बाद नहीं करूँगी, बिल्कुल भी नहीं। मैं उसके दुख का कारण नहीं बनना चाहती। और जैसे ही अंकित अपनी माँ से इस बारे में बात करता है, उसकी माँ सामने से उसे आशीर्वाद देकर बाहर शहर जाने को कह देती है। यहाँ जूही और अंकित के फेरे होते हैं। वहाँ अंकित को बेंगलोर की एक बहुत ही अच्छी कंपनी से ऑफर लेटर आता है शादी के दूसरे दिन। शादी के बाद की कोई रस्म भी ठीक से नहीं हो पाई, कम से कम पहली रसोई तो हो जाती। इन्हें अकेले बेंगलोर भेजकर मैं यहाँ क्या पहली रसोई की रस्म निभाती बैठूं? अरे मम्मी जी, वहाँ मेरे पति खुद भूखे हो और जैसे तैसे खाना मैनेज कर रहे हो, और मैं यहाँ रस्में करती रहूँ? अच्छा लगेगा क्या? और अगर हम वहाँ सेटल होती तो बात अलग होती, पर आज तो हम वहाँ पहली बार जा रहे हैं, और आज के आज अगर हम नहीं निकले, रिपोर्टिंग की तारीख निकल गई तो इन्हें जॉब भी नहीं मिलेगी। और यहाँ की जॉब से तो ये पहले ही रिज़ाइन कर चुके हैं, तो जाना तो होगा ही। तुम भी ना हद करती हो ममता। जाते हुए बच्चों से 10 सवाल करोगी क्या? जीती रहो बहू, जीती रहो, और अच्छे से जाना। और अपने मकसद में कामयाब होकर जूही उड़ जाती है फ्लाइट में और पहुंच जाती है बैंगलोर। 4-5 दिन में ही जूही वहां अच्छी तरह अपना घर बसा लेती है। पैर पर पैर चढ़ाकर जूही आराम से टीवी देख रही थी और अपनी माँ से बातें कर रही थी। क्या लाइफ है मम्मी, यहाँ ये बड़े बड़े बिल्डिंग, ये हाई क्लास सोसाइटी। वहाँ घर पर रहती ना तो छोटे कपड़े पहनने में ही बंदिशें होती। सास ससुर का खाना बनाने का ड्रामा, रोक टोक। यहाँ तो आते ही मैंने साफ़ सफाई के लिए मेड रख ली। अब 1-2 दिन में एक कुक भी रख लूँगी, फिर तो मैं बिल्कुल फ्री। अरे वाह बेटा, अब मुझे विश्वास हो गया तू मेरा ही खून है। पर अब ना जल्द से जल्द एक बच्चा भी कर ले तू। अगर तेरा खुद का परिवार रहेगा तो अंकित तेरी तरफ खींचा हुआ रहेगा, वरना इसकी जो एक डोर उसकी माँ के हाथ में है ना, वो कभी भी तेरे गठबंधन के ऊपर भारी पड़ जाएगी। पर जब अपना छोटा सा बच्चा हाथ में होगा तो ये अपनी माँ के पहले अपने बेटे की सोचेगा। ठीक है मम्मी, तुम मुझे 1-1.5 महीने का समय दे दो, मैं तुम्हें गुड न्यूज़ पक्का दे दूँगी। और अपनी माँ की कही बात मानकर जूही एक बच्चा भी कर लेती है। 2 महीने बाद जूही अंकित को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है। ये नया शहर तो सचमुच मेरे लिए एक साथ कितनी सारी खुशियाँ लेकर आया। आई एम सो हैप्पी। आज ऑफिस में मुझे एक प्रोजेक्ट मिला है। अब अगर मैंने वक्त रहते क्लियर कर दिया तो इस साल मेरा प्रमोशन भी हो जाएगा। ये सारा गुड लक मेरा बच्चा मेरे लिए लेकर आया है। अब सब सेटल हो रहा है तो मैं मम्मी को भी बुला लेता हूँ। यहाँ हम सब साथ में रहेंगे तो और अच्छा रहेगा। हाँ हाँ बिल्कुल अंकित, ये सब हम मम्मी जी के लिए ही तो कर रहे हैं, उन्हें तो बुलाना ही होगा। अंकित की बात सुनकर जूही सीधा अपनी माँ को फ़ोन लगाती है। ये औरत तुम लोगों के जीवन को खराब करके रहेगी, मैं सब संभाल लूँगी, तो फिक्र ना कर। और इसके पहले कि अंकित अपनी माँ को कॉल लगाए, उषा ममता को कॉल कर देती है। राम राम समधन जी, आज तो मैं आपके यहाँ मिठाई खाने आ रही हूँ। आखिरकार मैं नानी और अब दादी जो बनने वाली हैं। क्या बहू माँ बनने वाली है? इस खुशी की बधाई अपने बेटे बहू को देने मैं खुद बेंगलुरु जाऊंगी। बोल दी ना गलत बात आपने, है? अभी आप ये सोचिए कि जूही माँ बनने वाली है, उसकी खुद के कितने खर्चे होंगे, और बेचारे अंकित को तो ये सारे खर्चे उठाने हैं। ऊपर से आपका फ्लाइट से आने जाने का भाड़ा। ये तो उम्र है उसके आगे बढ़ने की। अभी तो बेचारा इतने बड़े शहर के खर्चे में एडजस्ट भी नहीं कर पा रहा, फिर आप जाएंगे तो वो आपको इतनी जल्दी भेजेगा तो नहीं। बेचारा गुमसुम चुप रहकर सारे खर्चे उठाने की कोशिश करता रहेगा, और शायद इसके लिए उसे लोन भी लेना पड़ जाए। अब यही सब स्टेटस ना आगे चलकर बच्चों के डिप्रेशन के कारण बनते हैं संदन जी। और अपनी बातों में महारत हासिल की हुई उषा ममता का दिमाग घुमा देती है। और जैसे ही अंकित अपनी माँ को कॉल करता है,
मैं कहाँ आ पाऊँगी बेटा, भगवान को छोड़कर वहाँ आ जाऊँगी तो पीछे से मेरे बाल गोपाल का भोग कौन लगाएगा। और वैसे भी अब तो सिर्फ मेरा बेटा नहीं है, एक बच्चे का बाप बनने वाला है तो अपने बीवी का ख्याल रख। मैं यही तो हूँ, कहाँ जा रही हूँ मैं। और इसी तरह दिन बीतते जाते हैं और पूरे 10 साल गुजर जाते हैं। अंकित का बेटा आज पूरे 9 साल का हो गया था और इतने दिनों में भी आज तक ममता को अपने बेटे के पास आने का सौभाग्य नहीं मिला था। पर कहते हैं ना, भगवान के लिखे के आगे किसी की होशियारी नहीं चलती। एक सुबह अंकित का एक दोस्त ममता के घर का दरवाज़ा खटखटाता है। नमस्ते आंटी जी, मैं अंकित का दोस्त, इसी शहर में मेरा भी घर है। मैं जब यहाँ आने के लिए निकला तो अंकित ने मुझे उसके यहाँ से स्कूल के कुछ डॉक्यूमेंट्स लाने को बोल दिया, वही लेने आया हूँ। वैसे आंटी जी, आप बेंगलुरु क्यों नहीं आती? ऐसा कोई दिन नहीं होता जिस दिन वो आपको याद नहीं करता, और हर दूसरे महीने में वो आपको याद करके रो ही देता है। आपके हाथों की खिचड़ी न जाने कितनी बार इसने आपके हाथों की बनी खिचड़ी की तारीफ़ की है मेरे सामने। वो मुझे याद करता है। अरे इतने बड़े शहर में कोई किसी का नहीं हो सकता, उस वक्त सिर्फ सहारा घर वाले ही होते हैं। मैं तो कहता हूँ आंटी जी, आप मेरे साथ ही बेंगलुरु चल लीजिए और कर दीजिए सरप्राइज़ अंकित को। और ममता प्रेम के साथ बेंगलुरु पहुँच जाती है। दरवाजे पर अपनी माँ को देखकर अंकित का तो खुशी का ठिकाना नहीं रहता, पर जूही के चेहरे से हवाइयाँ उड़ जाती है। इतनी दूर से आई है मम्मी जी आप, थक गई होंगी ना, बैठिए, मैं अभी आपके लिए चाय नाश्ता लाती हूँ। इतने दिनों बाद अपने बेटे से मिल रही हूँ, कैसे थक सकती हूँ। आज तो खाना मैं ही बनाऊंगी, तू बैठ बेटा। और किचन में जाकर ममता अपने बेटे के लिए खिचड़ी बनाकर लाती है। खिचड़ी को देखकर अंकित इतना खुश हो जाता है कि कहना ही क्या। बिल्कुल वही खुशबू। अब बीच में डालूंगा दही और साथ में अचार और पापड़। पापा, आप ये क्या खा रहे हो? आप तो हमारे साथ मोमो खाते थे। वो सब तो मजबूरी थी बेटा, हमारा असली खाना तो ये है। मैं तुझे खिलाता हूँ। ये तेरी दादी है बेटा, जैसे मम्मा तुम्हारी मम्मा है वैसे ये मेरी मम्मा है, तो ये तुम्हारी बड़ी माँ हुई। बड़ी मम्मा, जब भी हम किसी के घर जाते हैं तो हम गिफ्ट लेकर जाना चाहिए, तो आप मेरे लिए कुछ लाई हो क्या? ये सुनते ही ममता अपनी बैग से खिलौना निकाल कर चीकू के हाथ में रखती है, जिसे देखकर चीकू अपनी दादी के गले लग जाता है। हाथ होती है किसी चीज़ की, हर रोज़ मेरे हाथ का खाना खाता है और यहाँ मम्मी जी के आते ही इसे खिचड़ी पसंद आने लगी। मुझे क्या है, बनाए इसकी माँ खिचड़ी और ये खाए, मैं क्यों ही मेहनत करूँ किसी के लिए। और किचन में अपने लिए अलग से खाना लेकर जूही खाकर सोने चली जाती है। 10 से 11, 11 से 2 बज जाते हैं और अंकित कमरे में जाता ही नहीं। अरे अब ये कहाँ रह गया? जूही अंकित को देखने बाहर हॉल में निकलती है, जहाँ वो देखती है कि गेस्ट रूम में अंकित अपनी माँ के पास सो रहा है। हैं? ये तो कुछ ज़्यादा ही हो रहा है। मम्मी को इस बारे में बताना ही पड़ेगा। ममता को आए अभी 2 दिन भी नहीं हुए थे कि जूही के चेहरे की रंगत अब उड़ी उड़ी रहने लगी थी। तुम भूल नहीं गए ना अंकित, आज शाम को हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। पिछले 9 सालों से हर सैटरडे हम लॉन्ग ड्राइव पर जा रहे हैं। आज मम्मी आई है, आज रहने देते हैं। हाँ मम्मी, रहने दो। दादी कितनी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग स्टोरी सुना रही है, मुझे बहुत मज़ा आता है। वही तो, तुम ही देखो, दिन भर फ़ोन से चिपके रहने वाला हमारा चीकू पिछले 2 दिनों से फ़ोन से दूर बैठा हुआ है। मम्मी के आने से आज ये घर घर लग रहा है। बड़े बुजुर्ग के आशीर्वाद के बिना एक घर सिर्फ एक मकान हो सकता है बस। और इसी तरह एक और दिन निकल जाता है। अगले सुबह संडे के दिन सभी फ्री थे और अंकित अपनी माँ को शहर घुमाने की सोचता है और इसी में सभी पिकनिक पर जाने का प्लान बनाते हैं। सभी नीचे उतरकर कार में बैठ रहे थे कि माँ तुम आगे बैठना, अब रास्ते में तुमसे बातें तो करूँगा, पिछले 9 साल में क्या क्या हुआ सब जानना है मुझे। अरे पर आगे मैं बैठी हूँ ना अंकित, तो आज तुम पीछे चीकू के साथ बैठ जाओ ना, क्या फ़र्क पड़ता है। पूरे रास्ते अंकित अपनी माँ से बातें करता रहता है। यहाँ तक कि मॉल में भी अंकित अपनी माँ का हाथ पकड़कर आगे आगे चल रहा था और जूही पीछे रह जाती है। और बस इसी के बाद गुस्से में जूही अपने बेटे का हाथ पकड़कर वापस गाड़ी में बैठ जाती है और गाड़ी चलाकर अपने घर लौट आती है। जूही को वापस जाता देख सभी वापस घर लौटते हैं और घर में हो जाता है एक घमासान युद्ध। पिछले इतने सालों से मैं तुम्हें खाना दे रही हूँ, हफ्ते भर पहले तुम्हारी माँ क्या आ गई, माँ के हाथ के खाने के दीवाने हो गए तुम। रात रात भर क्या बातें चलती है तुम माँ बेटे में, हाँ?
मेरी चुगली करते होगे ना? तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है तो रहो, मैं चली जाती हूँ यहाँ से। अरे नहीं नहीं बेटा, मैं ऐसा क्यों करूँगी? मेरे बेटे पर बोझ ना आए इसलिए मैं अपने बेटे से 9 साल तक दूर रही। अपने पोते तक का मुंह नहीं देखा मैंने। क्यों? बस इसलिए ना कि अंकित पर मेरे खर्चे का बोझ ना आए, उसे स्ट्रेस ना हो। आज अगर प्रेम मुझे अपने साथ यहाँ ना लाता तो मैं थोड़ी ना आती बहू। तुझे अगर ऐसा लगता है कि मैं तुम दोनों के बीच आ रही हूँ तो चली जाती हूँ मैं। ऐसा आपको किसने बोला मम्मी कि मुझे स्ट्रेस हो जाता आपके आने से? समधन जी ने बेटा, और बहू से भी जब भी मेरी बात हुई तो यही कहा कि तेरी सैलरी अभी बहुत कम है, इतने में तुम लोगों का खर्चा भी नहीं चल पा रहा है और उसे अपने मायके से पैसे मंगवाने पड़ते हैं। ये सुनते ही अंकित को सब कुछ समझ में आ जाता है। तो ये सब मम्मी जी और तुम्हारी साजिश थी मुझे मेरी माँ से अलग करने की। मुझे तो उसी समय ही समझ जाना चाहिए था जिस दिन तुमने मेरी जॉब के लिए बाहर अप्लाई किया था। हम दोनों का एक बेटा हो चुका है और मेरी माँ के संस्कार मुझे इस रिश्ते को तोड़ने की इजाज़त नहीं देंगे। तुम सिर्फ अगर मेरी बीवी होती ना तो छोड़ देता मैं तुम्हें, पर अब तुम मेरे बेटे की माँ भी हो और ये रिश्ता आज के आज ही मेरी तरफ से खत्म होता है। मैं ऑफिस में रिज़ाइन देकर चीकू और मम्मी के साथ वापस अपने घर जा रहा हूँ। तुम्हें अगर आना हो तो वहाँ आकर तुम चीकू से कभी कभी मिल सकती हो। मुझे माफ़ कर दो अंकित, मुझे माफ़ कर दो। ये सब मेरी मम्मी का भरा हुआ है, मेरी बहुत बड़ी गलती हो गई अंकित। मम्मी जी कहीं नहीं जाएंगी, मैं पापा जी को भी यहीं बुला लेती हूँ, या वापस हमारे घर चलो, जहाँ भी रहोगे सब साथ में रहेंगे। अगली सुबह अपनी समधन को अपनी बेटी के घर से रफा दफा करने उषा वहाँ पहुँच जाती है। जैसे ही जूही दरवाज़ा खोलती है उषा कहती है, अरे तू फिक्र मत कर बेटी, मैं सब संभाल लूंगी। अपनी माँ का चेहरा देखते ही जूही उसके चेहरे पर ही दरवाज़ा बंद कर देती है और अपनी गलती दोबारा नहीं दोहराती।